आज फिर हमारे लिए एक बड़ा दिन है, हंसते हंसते सीखने का मौका है, क्योंकि आज फिर हमारे मेहमान हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुरेश मोहन सेमवाल जी। तो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश सर आपका एक बार फिर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सर कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं। रामधन हेमराम लाइव ने लिखा है, आपका नाम बार बार बहुत बार रिकमेंड करने वालों में हूँ और आज सुरेंद्र सर ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि CWSV शुरू होने के पहले से आपको सुना था और आपका नॉलेज पूरे इंडिया को सुनने को तैयार है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पवन ने लिखा है, सर आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत शानदार अवसर है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है मोहन सर से। नॉलेज फाउंडेशन ने लिखा है, मोस्ट वेलकम सर, CWSV पर मज़ा आने वाला है, ग्रेट न्यूज़। और मंजीत पासवान ने लिखा है, आपकी जो हंसाने की कला है वह लाजवाब है, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स पे स्वागत है। हमारे पूरे व्यूअर बहुत खुश हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। और ये मुझे लग रहा है सुरेश सर, ये आपकी एक अलग परिचय है आपका। ट्रेनिंग फील्ड में तो बहुत सारे लोग हैं और ट्रेनर मतलब ऐसा माना जाता है कि यार बहुत सीरियस टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन आपने उसको एक नई परिभाषा दी कि हंसी मजाक के माध्यम से लोगों को सिखाया जा सकता है और बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग ली भी होंगी जी, आप ट्रेनिंग देते भी हैं जी। तो आपने कोई ऐसा देखा जो आपके अंदाज में ट्रेनिंग देता हो, या जहाँ कहीं से आप इंस्पायर हुए? तो ये एक अलग सी जो कला है आपकी, ये कहाँ से आई है आपके अंदर में? देखा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई मेरी वाली कला नहीं है, ये डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब से हमने सीखा है और जो भी थोड़ा बहुत उनसे सीख पाए जी वही लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और जहाँ तक ये हंसने हंसाने की बात है, देखिए आप और मैं ना अगर अपने जीवन के बारे में थोड़ा ईमानदारी से देखेंगे सर, तो हमारे अपने जीवन में हमें ऐसी कई हरकतें हम खुद करते हैं जिस पर हमें पता चल जाता है कि यार ये ठीक नहीं है है ना। कि जैसे मैंने अपनी बेटी से बात की, जैसे मैंने अपनी पत्नी से इस वक्त बात की, तो इसमें मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब वो गलती मैं घर पे करके आया हूँ, लेकिन जब मैं उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ, ऑफ कोर्स बिना ये बताए कि मैंने ये गलती की है, तो हर आदमी उसमें देख पाता है ना, उसमें अपने आप को भी देख पाता है, क्योंकि मैं कोई यूनिक आदमी तो हूँ नहीं, मैं ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहा जो दुनिया में कोई नहीं करता है। वेरी ट्रू। मैं भी वही गलतियाँ कर रहा हूँ जो हर आदमी करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम उन गलतियों को शायद याद रख लेते हैं, अपनी गलती को याद करने के बाद फिर हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं और उसमें एक मैसेज चला जाता है उनको। तो आई थिंक वही एक चीज़ है जिससे शायद हम, क्योंकि अदरवाइज़ तो हमारे में ऐसा कोई खास टैलेंट था नहीं कि हमारे को कोई ज्ञान कोई स्पेशल वाला होता। तो जब हमारे पास कोई खास ऐसा टैलेंट नहीं था तो फिर शायद एक ही प्रभु की कृपा और जो बत्रा साहब से सीखा हमने कि डे टू डे लाइफ को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। अच्छा, दूसरे की लाइफ को तो ध्यान से आप बहुत कम देख सकते हो, पर अपनी तो रोज दिखती है। वेरी ट्रू। तो उस लाइफ को आप रोज ध्यान से देखो और उन चीज़ों को नोट करो, उन किस्सों को फिर आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो और कैसे फिर आप उसको कनेक्ट करते हो। तो ये हमने उनके साथ रहते रहते 10 साल में सीखा था साहब, तो वही आज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में हैं सर जी। लिस्ट तो बहुत लंबी है, कुछ लेने का प्रयास करता हूँ जी। रेहान खान लिखते हैं, सर टीम में एनर्जी रहे उसके लिए हमेशा क्या करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन होने के बाद लोगों में उत्साह की कमी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? और स्पेशली ये प्रश्न शायद डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। आपका डायरेक्ट सेलिंग से आई थिंक थोड़ा सा जुड़ाव रहा, ट्रेनिंग दी आपने। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब हम शुरुआत करते हैं, शुरू में तो लोग आते हैं एनर्जी से आते हैं कि यस ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और फिर धीरे धीरे वो एनर्जी कम होने लग जाती है। तो क्यों होती है, कैसे उसको बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, नेटवर्क के लिए तो खैर आप कॉम्पिटेंट आदमी हैं, तो आप इन साहब को जवाब दीजिएगा। हमारी वैल्यू नहीं है सर, हम तो फर्स्ट पार्टी हैं। लेकिन देखिए फिर वही बात है, इसमें मैं क्या एक गलती जो मैं देखता हूँ, अब आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। एक गलती मैं क्या देखता हूँ, जो सो कॉल्ड लीडरशिप के लोग हैं, ये जब लोगों को अपने साथ जोड़ने की बातें कर रहे होते हैं तो इनका टिपिकल कहना क्या होता है, बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे पैसे आएंगे। ये अपनी मर्सिडीज दिखाते हैं, अपनी ऑडीज दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े घर दिखाते हैं कि ये देखो जी मेरे पास ये आ गया है। अच्छा, अब दिक्कत ये है वो आपका एंड रिजल्ट है,
आपने उसके पहले की जो 20 साल की जो अपनी तपस्या की है ना, वो नहीं दिखाते हैं, वो आप उनको बताओ तो डर जाएंगे वो। भाग जाएंगे। हाँ, आप उनको दिखाते हो जी ये देख जी 6 फिगर है मेरे चेक में, वो कहता वाह जी वाह मुझे भी चाहिए। अच्छा, और आप कहते क्या हो उसको, कुछ नहीं करना तुझे, तू पहले ही साबुन से नहाता था अभी साबुन से नहा ले, तू पहले ये वाला ब्रश करता था अभी से कर ले, बस तुझे यही करना है और यही तुझे 2 को बताना है और यही 2 फिर 2 को बताएंगे। अच्छा, वो गुणा जब करता है तो 2 के 2 2 के 2 साला जीजा सबके होते हैं, तो सब कहते बस साला जीजा तो मैं धमका के जोड़ लूंगा। अब वो भूल जाते हैं कि आजकल ये जो आपके साले जीजा हैं ये इसी दुनिया में रहते हैं जिनको और किसी के साले जीजे ने अप्रोच किया हुआ था। ये सच्चाई नहीं है, आप इसको मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आज भी आपको अपना मुकाम बरकरार रखने के लिए सर मेहनत करनी होती है। सर अगर ये गाड़ियाँ आसान होती तो सबके पास होती वेरी नहीं। ऊंचे मुकाम आसान नहीं होते, राइट। ये सच लोगों को बताना चाहिए। तो उससे फिर क्या होगा, आपके पास आएंगे ही वही लोग Yes, जो मेहनत करने को तैयार है। पहले चटनी हो जाएगी। हाँ, वरना तो हर को आलसी तो मजा आ जाता है उनको कि बस कुछ नहीं करना, बस नहाना ही है, साबुन चेंज करना है। वो खाली साबुन नहीं चेंज करना है भाई, आदतें चेंज करनी है, एटीट्यूड चेंज करना है, अपना रवैया चेंज करना है। और जब टीम में जोश ना हो तो फिर मैं क्या करूं? ओ महाराज, तभी तो लीडर की जरूरत है। टीम में जोश हो और फिर आप में भी जोश हो तो फिर मतलब आप काहे के लीडर हो, फिर तो वो लीड कर रहे हैं। जब टीम में जोश कम है तभी तो लीडर की जरूरत है, तब उसका जोश ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लीडर में जोश आता है पर्पस से, उसके अपने लक्ष्य से। Yes. और मैं फिर कह रहा हूँ जितना बड़ा लक्ष्य आपने रखा है, जैसे आई एम श्योर आपने वही लक्ष्य रखा हुआ है कि मुझे इस देश में और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे 1 लाख लोग इस रेखा के ऊपर पहुंचाने हैं, सर उनका लाइफस्टाइल मुझे बेटर करना है, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लानी है। अगर मैं ये पर्पस रख के मैं लोगों से जुड़ता हूँ तो मेरे बात में वजन होगा, क्योंकि मैं कुछ देने जा रहा हूँ, लेने नहीं जा रहा किसी से। लेकिन जहाँ वो मन में चोरी होती है कि अच्छा, कई लोगों को देख के हमको क्या लगता है कि अगर ये जुड़ जाए ना फिर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो देखिए अंदर ना वो कहीं ना कहीं भाव फिर भी यही है कि मुझे कुछ ना करना पड़े। हाँ ये भाव मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक नहीं है कि काम करने में हर्जा क्या है भाई। यस यस। काम मैं तो भगवान से हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे इतना काम दे, इतना काम दे साहब कि मतलब बस फुर्सत ना हो। पर लोग पता नहीं क्यों काम से भागते हैं। हाँ, देखिए विश्राम आदमी को करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए ताकि काम ढंग से कर सके। आराम करना काम थोड़ी होता है। राइट। तो मेरे ख्याल से लीडर्स को ध्यान रखें कि जब लोगों को अपने साथ जोड़ें तो उनको साफ बताएं कि इसमें मेहनत होगी, ये काम आपको करने होंगे, इतना समय भी लगता है ना। Yes, अब आपकी आज की मर्सिडीज 20 साल पहले थोड़ी थी। वेरी ट्रू सर। हाँ, बजाज चाहिए तो स्कूटर था। हाँ, और उसमें भी पेट्रोल डलवाने में दिक्कत होती होगी। अच्छा, आज आप किसी को जाके एज अ प्रोस्पेक्ट मिलते हो तो आपके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन तब थोड़ी आसान था, आज आसान हो गया है। अब आज आपने मुझे कहा जी इंटरव्यू करना, मैं आ गया जी सर। अब अगर आज आपसे 20 साल पहले अगर आप मुझे कहते इंटरव्यू करना है तो मैं आपसे पूछता कि जी बताओ क्या पूछोगे, कितनी देर का होगा। क्यों पूछना चाहिए था ना। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अब लोग क्या कहते हैं, अब मैं कई बार मुझे लोग कहते हैं जी आप में बड़ी स्पॉन्टेनिटी है, आप बिल्कुल हाजिर जवाब हो। वो महाराज वो आज है, वो आज है, वो पहले दिन से नहीं थे। तो ना, तो कई बार लीडर से गलती हो जाती है कि वो सही मैसेज नहीं देते और उसके कारण फिर हर तरीके का आदमी आ जाता है। दैट्स ग्रेट सर। आपने चूंकि मुझे बोला है तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आपकी बात को ही रिपीट करना चाहता हूँ। तो देखिए वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग के जो डाटाज है ना सर हमारे, वो बताते हैं कि 90% लोग पहले साल में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं। 10% लोग हैं जो परचेज करते रहते हैं, अदरवाइज तो छोड़ ही देंगे। और जो छोड़ने वाले हैं, हमें पहले तो मालूम नहीं होता कौन से छोड़ने वाले हैं, तो एनर्जी हमें थोड़ी बहुत उनके साथ में भी लगानी पड़ती है। तो जो आपने कहा पहले दिन ही हम बता देंगे कि भाई सब कुछ आएगा, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना साल लगेंगे, मुझे इतने साल लगे हैं, इतने घंटे मैंने काम किया है, तो फिर ढंग के आदमी आएंगे, ढंग के नहीं आएंगे। और दूसरी आपने बहुत गहरी बात कही सर कि जब टीम में उत्साह नहीं है ना तो खुद में उत्साह भरना पड़ेगा। खुद में उत्साह नहीं होगा और हम लोग सोचेंगे कि वो उत्साहित रहें तो फिर तो बात बनेगी नहीं। दैट्स ग्रेट सर। और आपका अंदाज़े बयां वही है कि हंसते हंसते बहुत गहरी बात कह जाते हैं, दिल तक उतर जाती है।
मदन लाल का प्रश्न लेता हूँ सर। गुरुदेव, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर जी, बोलने की कला को कैसे विकसित करें? और ये मदन लाल जी के साथ मेरा भी प्रश्न है सर। ओके, देखिए मेरे ख्याल से ना अच्छे वक्ताओं को सुनिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुरेश मोहन सेमवाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आए उसको बहुत बार सुनते रहें। अब ये कला मुझ में आ जाए जिस दिन मेरे चैनल में भी बहुत व्यूअर्स हो जाएंगे। अब मेरे से आज तक नहीं कहा गया है वीडियो में। ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं तो आप सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, सुरेश मोहन सेमवाल जी का अपना यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एड किया है। ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है उसकी ज़िंदगी में शुरुआती दिनों में सुरेश सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सुरेश जी का एक अलग अंदाज है बातचीत करने का, तो आप सुनते रहिए और निश्चित रूप से आप अच्छे वक्ता बनने की कतार में तो जरूर लग जाएंगे। बनेंगे कितना आई डोंट नो। जी सर प्लीज़। तो देखिए, अच्छे वक्ता बनने के लिए जो हमने सीखा है जी, मैं तो वही बता सकता हूँ। बाकी आई एम श्योर और भी बहुत तरीके होंगे सर। लेकिन देखिए, अच्छा वक्ता का मतलब ये है कि जब वो बोले तो एक तो दो तरीके के वक्ता। एक तो वो है जो बड़ा इम्प्रेस करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, कि आज मैं ऐसे कर दूंगा। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की जो कंटेंट है उसमें दम होता है, राइट, है ना। एक तो आप प्रभावित करते हैं किसी को, उसको, लेकिन एक है कि आपके कंटेंट में दम है। मतलब वो आदमी ना बात कह देगा, भले ही आराम से कह दे, राइट राइट, उसको एनिमेटेड होके नहीं कहेगा, लेकिन वो बात ठीक है। अच्छा, इसीलिए शायद वो एनिमेटेड होके नहीं कहता, क्योंकि उसको पता वो बात ठीक है। सही है ना। सही है। तो वो बात ठीक कैसे निकलेगी आपसे? अच्छा वक्ता वो नहीं है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा वक्ता वो है जिसकी बात सुन के फायदा होता है। राइट। अब मैं किसी की बात को सुन के इम्प्रेस हो जाऊं, लेकिन उसकी बात को पालन करूं और मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, तो वो तो अच्छा वक्ता नहीं हुआ ना। तो अच्छा वक्ता मतलब जिसकी बात मानने से जीवन आपका तर जाएगा। तो सिंपल रूल ये है, उस वक्ता को सुनिए जो खुद अच्छा कुछ पढ़ता लिखता हो, जो कुछ अच्छी किताबें पढ़ता हो, खुद उसका जो सोर्स ऑफ इनपुट है वो कहीं ढंग का हो, उसकी संगत ढंग के लोगों की हो, वो कहीं ढंग के काम करता हो, तो वो वक्ता ठीक होगा। नहीं तो उसको कैसे चेक किया जाए सर? नहीं, वो तो उसकी बातों से पता चलेगा ना। बातों से पता चलेगा कि वो उसके इनपुट ठीक ठाक आ रहा है। तथ्य देखिए आप। वो 20 साल पुरानी अगर चीज़ों को अभी भी रिपीट करता जा रहा है तो उसका मतलब इनपुट नहीं है कहीं। नहीं, अगर 20 साल पहले को ठीक कह रहा था, आज भी उसको कह रहा था, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई 20 साल पहले कहता था जी सनराइजेज इन द ईस्ट, आज भी कह रहा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि अगर वो व्यक्ति वहीं अटक गया है तो फिर ठीक नहीं है। राइट। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए मेरी लोगों से हमेशा सजेशन है, रीड गुड बुक्स। कंटेंट आएगा वहाँ से, उससे अच्छा कंटेंट आएगा। राइट। ठीक है ना। देखिए, बिल गेट्स ने भी किताब लिखी है, स्टीव जॉब्स ने भी किताब लिखी है, विवेकानंद जी की किताबें हैं, गांधी जी की किताबें हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने किताबें लिखी, साइंटिस्ट ने किताबें लिखी हैं, आपकी फील्ड के लोगों ने किताबें लिखी हैं। सुरेश मोहन सेमवाल जी की किताबें हैं। सेमवाल की तो छोड़ो, और शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन बहुत अच्छी किताब है। तो अच्छी किताब पढ़िए। अच्छा, मैंने क्या देखा है, आदमी खुद कैसा भी हो किताब ठीक लिखता है। जो एक जिम्मेदारी होती है ना। देखिए, आप और मैं बातचीत में ना कुछ ऊपर शब्द ऊपर नीचे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कट कुट कर देगा, वो ठीक है। लेकिन जब किताब में आप कुछ लिखते हो तो सोच के लिखते हो, सोच कर अपना बेस्ट देने की कोशिश और उसमें आप अपना बेस्ट, अपने बेस्ट का भी बेस्ट वर्जन देते हो। तो अगर किसी को सीखना है किसी से, अच्छा है उसकी किताब पढ़ ले। मैं सुरेश सर, मैंने ज़्यादा नहीं तो 20-30 इंटरव्यू में इस चीज़ को स्वीकार किया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं किताबों की वजह से हूँ, किताबों ने मुझे बनाया है। हाँ, और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपने तो किताबों को पढ़ के उसका मनन चिंतन करके फिर लागू किया ना सर। अब कई लोगों को ना किताबें पढ़ने का ही शौक हो जाता है। वो इसलिए पढ़ते हैं कि आप जब बात करोगे ना तो मैं आपको बता पाऊंगा इस किताब में ये लिखा था, कि मैंने तो पूरी पढ़ी है। और वो ठीक है महाराज, किया क्या है, इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, किया क्या है। अच्छा, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से भी एक चीज़ पता चलती है कि आपने कोई किताब ढंग से नहीं पढ़ी।
वेरी ट्रू। आपने कोई किताब ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर आपने एक भी ढंग की किताब ढंग से पढ़ ली होती तो आपको इतना मिल जाता है जीवन में करने के लिए करने की कि पूछिए नहीं, वेरी ट्रू। राइट? तो पढ़िए। तो अगर इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर, वक्ता वाली बात को, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है यार मेरा काम है लोगों से मिलना, बातचीत करना, स्टेज पे जाना, कोई 4 पॉइंट आप बता दीजिए कि उसको, एक पॉइंट तो हो गया कि भाई वो अच्छी किताबें पढ़े और अच्छे जो वक्ता हैं उनको सुने, एक पॉइंट तो हमने मान लिया। बिल्कुल। 3 पॉइंट और सर आपकी तरफ से जो उसको एक अच्छा वक्ता बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, हमारा 75,000 रुपये का प्रोग्राम है 5 दिन का। अच्छा, क्या बात है सर। हाँ, अटेंड करे। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है सर? पब्लिक स्पीकिंग। तो 5 दिन है, 75,000 रुपये लेते हैं। अब आपके किसी श्रोता को सुन के तो ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को कुछ कंसेशन देंगे तो हम रिकमेंड करते हैं सर। वो आप उनको बताना कि वो आपको अप्रोच करेंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हमारा वो 5 दिन का बड़ा साइंटिफिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। राइट। हमारी गारंटी इस चीज़ की है कि उस 5 दिन के प्रोग्राम में जो आपको मिलेगा, उसके बाद आप कुछ ऐसा नहीं बता सकते हमें कि जी ये भी तो होता था ट्रेन द ट्रेनर में, या आपने नहीं बताया। तो बहुत हमारा वो पिछले 20 साल की जो हमारी तपस्या है उसको जोड़ करके हमने ये प्रोग्राम बनाया है। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ सर उसके साथ में, जी लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सर हरियाणा से हूँ बेसिकली, जींद से। जी। तो मैं आज से 12 साल पहले दिल्ली आया, तो मेरे में सीखने की बड़ी भूख थी। तो मैंने देखा यार पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखनी है, कहाँ से सीखूं। तो मैं नेट पे ऐसे ढूंढ रहा था, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा यहाँ पे, अनुराग अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने उसको बंदे को ढूंढा, और ढूंढने के बाद में मेरा बिजी शेड्यूल 6 महीने तक सर मैं बिल्कुल उनकी क्लास में गया, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह नोट्स बनाता, तैयारी करता, सब कुछ सीखा। तो सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और बहुत सारे लोग को लगता है यार 75,000 देना पड़ेगा, तो वो तो बहुत महंगा हो जाएगा उसके लिए। तो मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, सब कुछ है, लेकिन उसी को मिलेगा जो अपनी एबिलिटी को, अपनी पात्रता को बढ़ाता जाएगा। अगर आपने अपनी पात्रता को बढ़ा लिया, अपनी स्किल्स को बढ़ा लिया, जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं इस इंडस्ट्री में, तो फिर आपको सब कुछ मिल सकता है। और उन स्किल्स में पब्लिक स्पीकिंग एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो सुरेश जी के माध्यम से सिखाई जा सकती है। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपने बड़ा आसान सा जवाब दे दिया सर। जनरली हम लोग कहते हैं जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास में आता है ना, सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो हम उसको एक बुक रिकमेंड कर देते हैं कि भैया ये किताब है, ये किताब का ये 4था चैप्टर पढ़ ले, तो इस समस्या का समाधान इसमें है। तो वैसा ही कुछ काम आपने कर दिया है। बहुत डिटेल में नहीं गए हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम लोग देंगे, और डिस्काउंट क्या हो सकता है तो वो आप अपनी टीम से बात कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये सैयद रियान का प्रश्न है, और ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है। सर कॉर्पोरेट ट्रेनर कैसे बना जाता है? कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए मेरी एडवाइस है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है सर। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में 2 तरीके के ट्रेनर्स आपको मिलेंगे। एक वो जिन्होंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, सो दे अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम्स। तो वो फिर जब अपनी बातचीत में उनका उल्लेख करते हैं तो लोगों से वो कनेक्ट कर पाते हैं। यस। तो जब उनकी प्रोफाइल में देखा जाता है कि जिन्होंने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, तो लोग फिर उनको सुनने के लिए तैयार है। तो अगर आप नहीं हो कॉर्पोरेट लाइफ से, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा 3-4 साल हमारी जैसी किसी ट्रेनिंग कंपनी के साथ, जिनको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का एक्सपोजर है, राइट, उन ट्रेनर्स के साथ उनकी परछाई बनना चाहिए 2-3 साल, ताकि आप वहाँ जाके ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कठिन काम है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, इनको ट्रेनर्स का और ट्रेनिंग का बहुत एक्सपोजर होता है, बहुत। राइट। अच्छा, खासकर जैसे हमारी कंपनीज हैं, हमारी तो सारी MNC क्लाइंट्स हैं, तो इनको नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर्स का मतलब, अब ऐसा कोई ट्रेनर का नाम नहीं और ट्रेनिंग का नाम नहीं जो इन्होंने अटेंड नहीं किया होता। तो वहाँ आपको जो डिफ्रेंशिएट होना है, अपना डिफरेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत दूसरी तरीके की होती है। आपको निरंतर अपने आप को पॉलिश करना होता है। अब जैसे पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि आपके सामने वो आदमी दोबारा सुनने शायद 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। कॉर्पोरेट में हो सकता है उसको 10 बार मिले आप, तो आपको 10 बार का कंटेंट चाहिए। तो आपको इसमें ना निरंतर सीखना होता है। तो अगर आप नए हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, अच्छा तरीका ये है, एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाकर थोड़ा काम कीजिए एस्टैब्लिश ट्रेनर्स के साथ,
ताकि फिर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के जो थोड़ा से डिफरेंसेस हैं उसको आप समझ जाएं। उसके बाद तो पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आती है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है A to Z नॉलेज ऑफ बिजनेस। एक अच्छा लिसनर कैसे बना जाए? स्पीकिंग के साथ में लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छा लिसनर बनने के लिए आदमी को इस चीज़ का आभास होना बड़ा ज़रूरी है कि तेरे को ज़्यादा अकल नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं ही सही हूँ, ये सही नहीं है, तभी तो आप सामने वाले को सुनेंगे ना। सुनेंगे, यस, वेरी ट्रू। अगर मुझे ये लगता है कि नहीं ये इसको क्या पता है, इसको तो मुझे पता है कितना पता है, और इस सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे ही सब कुछ पता है, तो फिर मेरे सुनने का गेयर तो लगेगा ही नहीं ना। तो सुनने के लिए हाँ एक्टिंग की जा सकती है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ लेकिन सुनेगा आदमी तब तक नहीं जब तक वो इस बात को नहीं मानता होगा कि मुझे पूर्ण संपूर्ण जानकारी अभी किसी भी चीज़ की नहीं है, ना किसी व्यक्ति के बारे में, ना किसी परिस्थिति के बारे में। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जी कि क्या आप अपने आप को 100% जानते हो? अपने आप को तो चांसेस आर नो। यस, वेरी ट्रू। लेकिन दूसरे के बारे में लोग कैसे गारंटी से कहते हैं मैं बता रहा हूँ तुझे ये ऐसा है। वो भाई तेरे को अपना पता नहीं है, बचपन से अपने साथ रहता है और दूसरे की भविष्यवाणियां कर रहा है। तो इस कारण फिर हम उस आदमी को सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम तो उसके बारे में सब जानते हैं ना। तो अगर हम ये मान लें कहीं कि नहीं नहीं अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं, बहुत कुछ पता करना बाकी है, और कोई भी आदमी कुछ भी सिखा सकता है, यस, तो फिर हम किसी को भी सुनते हैं, अन्यथा एक्टिंग करनी होगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि एक लर्निंग एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए, लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि आपको नहीं पता, इसकी स्वीकृति, एक्टिंग नहीं, अंदर से ये मानना होगा कि नहीं मुझे पता। जब भी हम किसी राइटर को पढ़ें या किसी ट्रेनर को सुने, किसी को भी सुने, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार मुझे कुछ नहीं मालना, जो सामने वाला बोल रहा है या लिख रहा है वो अल्टीमेट है, और मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह, अबोध बालक की तरह उसको ग्रहण करूँगा, ये वाला भाव। इतना ना भी करें और सिर्फ ट्रेनर और स्पीकर्स के साथ ना करें, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति के साथ ऐसे रहें। राइट, कोई भी कुछ सिखा सकता है, वेरी ट्रू। कोई भी, हर व्यक्ति। अच्छा, आप किसी आदमी से उम्र में बड़े हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे हर चीज़ में बड़े हैं। और मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कई चीज़ों के बारे में जानता है, और मैं उसको वो बार बार कहता रहूँ लेकिन बाप तो मैं हूँ। तू बाप तो ठीक है, वो बायोलॉजी है, पर बाकी चीज़ों में तो वो कई चीज़ों में तेरे से ज़्यादा जानता है। वो आपने देखा नहीं, वो पेरेंट्स का वो अपने बच्चे को चुप कराने का आखिरी में यही हथियार है, पापा कौन है, पापा कौन है। वो बच्चा कहता मम्मी से पूछ के बताता हूँ। राइट। तो अगर आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट है सामने वाले के प्रति तो आप सुनेंगे। और मुझे लगता है कि हर आदमी जो इंसान है उसका इतना हक है कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और किसी को भी रिस्पेक्ट देने का जो सबसे आसान तरीका है, आप उनको ध्यान से सुनिए। क्या बात है। पत्नी को भी ध्यान से सुनिए, पति उनको को भी तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि नहीं तो कोई और उनको ध्यान से सुनेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सो बहुत सारी नॉलेज है सर आपके पास में, और एक रिश्ता बन गया है सर, अभी एक अलग रिश्ता बना है, मतलब 20-21 साल बाद मुलाकात हुई है जी। तो मिलते रहेंगे एक बार फिर। सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से हंसते हुए खुशी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।